बंगाल का एक घर और इस घर के अंदर एक साथ मिलती हैं तीन औरतों की लाशें। हर एक जो लाश थी एक एक फ्लोर पर रखी गई थी, मायने ये ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, इन तीनों फ्लोर पर एक एक महिलाओं की लाश थी। और उन महिलाओं की लाशों के जो कलाइयां थी उन्हें काट दिया गया था, उनके गले पर निशान था और लाश को देखकर यह लग रहा था कि लाश के साथ जबरन किसी ने मार पिटाई की है। लेकिन घर के मर्द नदारद थे, घर में कोई मर्द नहीं था। सीसीटीवी फुटेज खंगालने की कोशिश की गई तो पता लगा कि तमाम जितने भी सीसीटीवी फुटेज थे घर के वो सारे स्विच ऑफ कर दिए गए थे। कौन था वो कातिल? क्योंकि जो घर के मर्द के बारे में जब पता लगाने के लिए पुलिस हाथ पैर मार रही थी तब जाकर पता लगता है एक दूसरे घर से कि जो मर्द थे वो रात के 1 बजे घर से कहीं घूमने के लिए निकल जाते हैं और जाकर उनका एक एक्सीडेंट हो जाता है शहर के एक मेट्रो स्टेशन के पिलर से। लेकिन बंगाल के इस घर के अंदर क्या एक काला जादू चल रहा था, क्योंकि जिस तरीके से संदिग्ध हालत में 3 महिलाओं की लाश मिलती है और तीनों महिलाओं के साथ कुछ इस तरीके से बर्बरता की गई थी कि जो भी इसे देख रहा था वो डर रहा था, सहम रहा था, रोंगटे खड़े हो रहे थे। घर के मर्द एक्सीडेंट के बाद अस्पताल में भर्ती हैं। याद रखिए, पूरा खानदान एक आधा अस्पताल में है। घर की जितनी औरतें हैं वो जान दे चुकी हैं या जान उनकी किसी ने ली है। क्या है अंदर की कहानी? क्योंकि जिस तरीके से अस्पताल में भर्ती एक शख्स जागता है और बताता है पुलिस को कि जनाब मैंने देखा है उस घर के अंदर क्या हुआ था, किसने मारा है, क्योंकि जो अब तक आपको कहानी बताई जा रही है उस कहानी में बहुत ज्यादा झोल है, क्योंकि मैंने ही अपनी आंखों से देखा है उस कातिल का, उस काला जादू करने वाले का, उस पापी का जिसने हमारे घर में कत्लेआम मचाया है। कौन है अंदर का राक्षस जिसने बंगाल के अंदर पूरे खानदान को खत्म करने की सोची, पूरे खानदान को निपटाने की सोची और यह सोचा कि पुलिस से लेकर मीडिया से लेकर तमाम लोगों को हम बेवकूफ बनाएंगे और इस कर्ज के मायाजाल या कहें इस दुनिया के मायाजाल से बाहर निकलकर एक अपनी अलग दुनिया बसा लेंगे। लेकिन वो जो शख्स था जो अस्पताल के अंदर जागता है और तब जो कहानी बताता है वो अपने आप में रोंगटे खड़े करने वाली है। तो चलिए इस डिकोडिंग क्राइम के अंदर जानेंगे बंगाल में एक साथ 3 महिलाओं को मरने के पीछे जो कहानी है उसे पर्दा उठाएंगे और आपको बताएंगे कातिल का असली चेहरा। कोलकाता के टांगरा में एक खबर आती है कि ट्रिपल मर्डर हुआ है, लेकिन जब पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है तो कहानी रोज़ कुछ ना कुछ नया रंग लाती है, रोज़ कुछ ना कुछ नई चीज़ पता लगती है, जिससे कहानी रोज़ गोल गोल घूम रही होती है। अभी आप जो स्क्रीन पर ये घर देख रहे हैं इसमें आप देखेंगे कि पुलिस जो है वो बाहर खड़ी हुई है, साथ ही अस्पताल के कुछ लोग आए हुए हैं, स्ट्रेचर है वो लेकर अंदर घर में जा रहे हैं, क्योंकि उनको इसी घर से एक एक करके 3 लाशें निकालनी हैं। वो लाशें हैं सुदेशना डे, रोमी डे और उनकी बेटी प्रियमवदा की, यानी 2 महिलाएं और एक लड़की की लाश इसी घर से निकाली जाती है, फिर उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। और सबसे पहले जो इस घर में पुलिस पहुंचती है वो होती है ट्रैफिक पुलिस, कोलकाता की ट्रैफिक पुलिस। अब अगर कोई हत्या हुई है तो ट्रैफिक पुलिस वहां कैसे पहुंचती है? तो दरअसल ये जो पूरी वारदात है, ये जो पूरी कहानी है बेहद चौंकाने वाली है कि आखिर कैसे कोलकाता में 3 लोगों का, घर की जो 3 महिलाएं हैं, स्त्री हैं, उनकी लाश मिलती है और वहीं जो 3 पुरुष हैं, जो चाचा और बड़े भाई बताए जा रहे हैं, भतीजा बताया जा रहा है, उनका एक्सीडेंट हो जाता है। तो दरअसल जिस घर की तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ उसमें मैं एक एक करके आपको पहले तस्वीरों के ज़रिए ही स्क्रीन दर स्क्रीन इस पूरी वारदात को समझाने की कोशिश करती हूँ, इस केस को समझाने की कोशिश करती हूँ। फिर हम समझेंगे कि आखिर पुलिस ने इस पूरी वारदात को इन्वेस्टिगेट कैसे किया। जो कहानी पहले लग रही थी कि जो मौत हुई है वो संदिग्ध है, वो बाद में मर्डर में कैसे चेंज होती है, अब आप वो समझिए। दरअसल शुरुआत करते हैं 18 फरवरी से। 18 फरवरी को सुबह सब कुछ ठीक था। जो परिवार है, जो प्रसून डे, प्रणय डे का जो फैमिली यहाँ पर रहती है, 2 भाई रहते हैं, 2 बच्चे रहते हैं और उनकी 2 पत्नियाँ रहती हैं। अब सुबह तक सब कुछ सामान्य था, नॉर्मल था। शाम होते होते उस घर में कुछ कहानी रची जाने लगी, उस घर के अंदर कुछ नई चीज़ें की जाने लगी, रोज़ से बिल्कुल हट के कुछ ऐसा होने लगा जिसका शक पड़ोसियों को भी हो गया। दरअसल शाम के 5:30 बजे अचानक एक पड़ोसी उनके घर पहुंचता है और बेल बजाता है। तो बेल
जब बजती है तो कोई रिस्पांस नहीं आता अंदर से, ना कोई जवाब देता है कि हाँ हम दरवाज़ा खोलने आ रहे हैं, ना ही कोई भी शख्स, इवन जो बच्चे थे वो भी उस चीज़ पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देते। अब पड़ोसी वापस लौट जाते हैं। अब 18 फरवरी की बात मैं कर रही हूँ, 5:30 बजे उनकी बेल बजाई गई, डोर बेल। 7:30 बजे पड़ोसी नोटिस करते हैं कि जो घर है उसकी जो बत्तियां हैं, जो लाइट हैं, वो बंद हो गई हैं, पूरे घर में अंधेरा है। अब इस पर जो पड़ोसी हैं उन्हें डाउट होता है, लेकिन जो मेट्रो सिटीज़ होती हैं या बहुत से आजकल तो ये होने लगा है सोसाइटीज़ में कि लोग अपने से ही मतलब रखते हैं। अगर किसी घर में बत्ती बंद है, दरवाज़ा खुला है, कोई किसी से लेना देना ही नहीं है, अपने घर में अपने फ्लैट में रहते हैं। तो इसी वजह से पड़ोसियों ने ये चीज़ देखी ज़रूर, नोटिस ज़रूर किया, पर किसी ने हिम्मत नहीं करी या किसी ने चीज़ सोची नहीं कि एक बार जाकर अंदर देखा जाए, पुलिस को बुलाया जाए, अगर ऐसी कोई अनहोनी ना हो जाए। इसलिए हमें सतर्क रहकर पुलिस को बुला लेना चाहिए। सबने नोटिस किया, 7:30 बजे लाइट बंद थी। अब लाइट बंद हो जाने के बाद अचानक उस घर में मौत का एक ऐसा प्लान चला जाता है, एक ऐसी प्लानिंग की जाती है जिसके बाद उस घर से 3 लाशें निकलती हैं। होता कुछ ऐसा है कि अंदर जो 2 महिलाएं थीं और एक जो बेटी थी, उनकी मौत हो जाती है। कैसे होती है वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले एक आपको तस्वीर दिखाती हूँ। ये 19 तारीख की तस्वीर है, मतलब रात को मैंने आपको 7:30 बजे बताया 18 फरवरी को कि पड़ोसी जब देखते लाइट बंद है उन्हें डाउट होता है, बट कोई रिस्पांस वो नहीं करते। अब 19 तारीख को यानी 18 और 19 की जो दरमियानी रात होती है, 12:52 बजे यानी करीब करीब 1 बजे एक सीसीटीवी फुटेज मैं आपको दिखा रही हूँ। ये सीसीटीवी फुटेज सामने लगे घर से उनके गैराज को कैप्चर किया गया, इसी घर के जिस गैराज में प्रणय और प्रसून की कार खड़ी थी। अब आप इस सीसीटीवी में देखिएगा, एक शख्स जो है वो बाहर खड़ा हुआ है, शायद उसने चेक शर्ट पहनी है, अंधेरे में कुछ खास समझ नहीं आ रहा, बट ऐसा मैं अंदाज़ा लगा रही हूँ कि उन्होंने चेक शर्ट पहनी है। उसके बाद एक शख्स पीछे से भाग कर आता है, कार की जो की है उसे ऑन करता है जिससे लाइट जलती है, फिर वो कार की तरफ जाते हैं और कार में बैठते हैं। ये तस्वीर सामने आती है और इसके बाद वो कार वहाँ से निकल जाती है। पूरा सीसीटीवी में आपको दिखा रही हूँ। ये कोई और नहीं, उसी घर के रहने वाले वो मर्द हैं जिनका जिक्र दीपक ने किया था, प्रणय और प्रसून। ये दोनों भाई हैं और इनके साथ एक लड़का भी इसी गाड़ी में बैठता है, जो बताया जा रहा है कि वो प्रणय का बेटा हो सकता है या प्रसून का बेटा हो सकता है। आगे हम बताएंगे कि क्या केस पूरा निकल कर आता है। अब ये लोग यहाँ से जाते हैं, फिर 19 तारीख को ही करीब 3:35 मतलब 1 बजे ये लोग घर से निकले और 3:35 पर ईस्टर्न मेट्रोपॉलिटन बाईपास जो पड़ता है वहाँ पर मेट्रो पिलर से इनकी गाड़ी टकरा जाती है और गाड़ी टकराने के बाद इनका एक्सीडेंट होता है। वहाँ ट्रैफिक पुलिस आती है, ट्रैफिक पुलिस इनको ले जाकर अस्पताल में एडमिट करती है। जब अस्पताल में एडमिट किया जाता है तो इनके घर का पता लगाया जाता है कि आखिर इनके रिलेटिव, इनके घर वाले कहाँ हैं। अब फ़ोन वगैरह किया जाता है, कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, तो ऐसे में ट्रैफिक पुलिस ही, अब देखिए जब मैंने आपको पहले बताया था कि इस घर से जो लाशें हैं जो इन्वेस्टिगेट करने आए, पहले वो ट्रैफिक पुलिस आई, तो वो इसलिए आई क्योंकि जो ये लोग थे प्रणय, प्रसून और जो लड़का था उनका एक्सीडेंट हो जाता है कार का। और इसके बाद ट्रैफिक पुलिस जब अस्पताल ले जाती है, वहाँ से घर का पता लगाने के लिए इनके घर तक पहुँचती है और जैसे घर में पहुँचती है वो देखती है कि लाइटें तो बंद हैं और कोई दरवाज़ा नॉक का जवाब भी नहीं दे रहा। दरवाज़ा तोड़ा जाता है और इसके बाद जब अंदर जाते हैं तब मिलती हैं 3 लाशें। और तब पड़ोसियों को भी समझ में आता है कि आखिर जो 18 तारीख को उन्होंने 5:30 बजे डोरबेल बजाई उसका जवाब नहीं मिला, जो 18 फरवरी को उन्होंने देखा कि 7:30 के बाद लाइटें बंद हैं उसका जवाब नहीं मिला, तो उन्हें समझ में आता है कि आखिर इस घर में क्या हो रहा था। अब पुलिस को सबसे पहले लगता है कि जो परिवार है, जो जिनका एक्सीडेंट हुआ है, उन्होंने जानबूझकर ये एक्सीडेंट किया है। पुलिस को सबसे पहले केस में समझ में आता है और उन्हें लगता है कि हो ना हो जो घर की महिलाएं भी हैं उन्होंने खुद ही मौत को गले लगाया है, उन्होंने खुद ही ऐसा कुछ किया है जिससे उनकी मौत हो गई, ना कि मर्डर है। अब पहले केस में जब पुलिस ने ये सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेट की तो औरतों को की जो लाशें निकाली जाती हैं पोस्टमार्टम के लिए भेजी जाती हैं। अब पोस्टमार्टम के लिए भेजे जाने पर पुलिस को अब लाशें कहाँ मिलती है, तो देखिए फर्स्ट फ्लोर पर मिलती है बड़ी भाभी की लाश, दूसरे कमरे में मिलती है रोमी की लाश जो छोटी भाभी हैं, और फिर तीसरे कमरे में बेटी की लाश मिलती है। पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है, इनसे पूछताछ भी की जा रही होती है। तब तक पता लगता है कि जो दोनों भाई हैं उनका कोई चमड़े का कारोबार था जिसमें उन्हें लॉस हो रहा था और इस वजह से उन्होंने यह कदम उठाया और इस वजह से सबने, इनका कहना था कि सबने अपनी अपनी जान लेने की कोशिश की, ये इनका कहना है। लेकिन अब आती है पोस्टमार्टम रिपोर्ट। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आती है उसके बाद कई सारी चीज़ें पता लगती हैं। दरअसल जो लाशें मिलती हैं उनमें उनकी कलाई कटी हुई थी, जो दोनों महिलाएं थीं, गला कटा हुआ था। लेकिन जो बेटी की लाश मिली, जो बच्ची की लाश थी प्रियंवदा की,
उसके मुंह पर यानी होंठ के पास जो निचला हिस्सा होता है वहां पर चोट के निशान थे। पता लग रहा था कि उसे मारा पीटा गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आता है जिससे पूरा जो केस है वो मर्डर की तरफ इशारा करता है और आखिर कातिल कौन निकलता है। अब आप समझिए कौन था वो शख्स जो अस्पताल के बेड पर लेटा होता है, जख्मी होता है, वो अचानक से जागता और बताता है कि मेरी माँ, मेरी चाची और मेरी बहन का कातिल कोई और नहीं बल्कि ये शख्स है। कौन शख्स है जो कातिल है, वो शख्स कौन है जिसने पूरे जो केस है उस पुलिस के सामने खोल कर रख दिया, यानी गवाह कौन है। और साथ ही साथ पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसा क्या आता है कि जो ये डे फैमिली है, इनका जो पूरा जो 3 लोग का मर्डर हुआ, साथ में 3 लोग का एक्सीडेंट हुआ, ये पूरा केस खुलता चला जाता है और कोलकाता पुलिस इसको सुलझा लेती है। देखिए, बंगाल की अब तक की सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री में से कहें तो ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके से पूरा परिवार एक रहस्यमयी परिवार बन जाता है, इसके कातिलों का पता नहीं लगता, और जिस तरीके से षड्यंत्र या कहें जो प्लानिंग प्लॉटिंग की गई थी एक पुलिस से लेकर तमाम लोगों को बेवकूफ़ बनाने की, वो धराशायी हो गई। प्लानिंग में ये कहा गया कि अब पहले इनकी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जान लेते हैं। ये जो डे फैमिली है, इनका चमड़े का व्यापार है या कहें लेदर का बिजनेस है, और अच्छा खासा पहले इनको मुनाफा हुआ करता था। अब क्योंकि आप एक ऐसे रसूखदार परिवार से बिलोंग करते हैं, लेकिन जब बिजनेस मंदा चलता है, जब बिजनेस खराब हो जाता है, तो चीज़ें पहले जैसी नहीं रहती हैं। अब होता यूं है कि डे फैमिली अक्सर एक लग्जरियस लाइफ जीने की आदी हो चुकी थी, लेकिन अब पहले जैसा अगर बिजनेस में प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो इस फैमिली ने अपना रहन सहन कम नहीं किया। पहले जैसे ही आपको 5 स्टार में जाके मजे करने हैं, महंगी महंगी चीज़ें लेनी हैं, महंगे शौक पालने हैं, घूमना है, फिरना है, गाड़ियों में तेल भरवाना है और निकल जाना है, सोने गहने पहनने हैं। लेकिन बावजूद इसके कि आपको पता है कि आपकी माली हालत अच्छी नहीं है, आप कर्ज लेकर अपनी शान और शौकत दिखाना चाहते हैं समाज में रहने वाले तमाम दोस्तों को। देखो, पैसे की कोई कमी नहीं है हमारे पास, हम पैसों से बहुत माला माल हैं, हम बहुत रिच फैमिली है। लेकिन रिच फैमिली के जो कपड़े हैं वो अंदर से फटे हुए थे, और फटी हालत में ये तमाम लोगों को दिखाना चाहते थे कि हमारे जैसा तो कोई है ही नहीं। अब हमारे जैसा कोई है ही नहीं, इस चक्कर में ये जो डे फैमिली है ये अचानक से कई सारे उधारी लेना शुरू कर चुकी थी। एक से पैसे लिए, दूसरे से पैसे लिए, कभी एक से पैसे लेके दूसरे को दे दिया, कभी दूसरे से लेके तीसरे को दे दिया। लेकिन जो कर्ज का जो माया जाल था, जो मकड़ जाल था, ये उसमें फंसते हुए चले जा रहे थे और अपने शौक में कोई कमी नहीं रख रहे थे। और इसीलिए जो डे फैमिली को जो जितने भी लोग कर्ज दे रहे थे वो एक एक कर अब पैसे मांगना शुरू कर रहे थे। यहाँ डे फैमिली का जो बिजनेस था, लेदर वाला जो चमड़े का बिजनेस था, वो अच्छा चल नहीं रहा था। अब इसके बावजूद जब चीज़ें अच्छी नहीं चलती, जब आपके साथ किस्मत नहीं हो, तो आप थोड़ी सी ठहर जाइए, रुक जाइए। आपको भागने की ज़रूरत नहीं है। आप ये सोचिए कि मैं आने वाले वक्त में किस तरीके से अपने पूरे परिवार को लेकर आगे जा सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर डे फैमिली कुछ उल्टा ही कर रही थी। तमाम शान शौकत दिखाने के लिए कर्ज लिए जा रहे थे, और हर रोज इनके घर के बाहर जो घंटी बजती थी वो इसलिए बजती थी ताकि जो कोई लेनदार था वो आता था और कहता था कि भैया हमारे पैसे दे दीजिए, दादा अगर आप पैसे नहीं देंगे तो हमारे ऊपर कर्ज आपका हम इंटरेस्ट और ज्यादा लगाएंगे। बावजूद इसके जब तमाम लोग आके इनसे पैसे मांग रहे थे और कह रहे थे कि हमारे पैसे वापिस कीजिए, इसके बावजूद वो और कर्ज पर कर्ज लेते जा रहे थे, और इसीलिए इस पूरे फैमिली पर कर्ज का जो बोझ था वो बढ़ता हुआ चले जाता है। कहानी में फिर आगे क्या होता है, ये सोचते हैं कि अब देखो हमारा तो बिजनेस मंदा चल रहा है, पैसे लौटाने की जो बात है, अब पैसे तो हम लौटा नहीं पाएंगे, चाहे कुछ भी हम कर लें, चाहे हम जितने भी हाथ पैर मार लें, अब बिजनेस पहले जैसा रहा नहीं, और जितना हमने कर्ज ले लिया है परिवार को लग चुका था कि हम पैसे वापस नहीं कर सकते हैं, तो अब करें तो करें क्या। तो घर के मर्द एक साथ मेज पर बैठते हैं और डिसाइड करते हैं कि एक काम करते हैं, पूरी फैमिली को ही खत्म कर देते हैं। और पूरी फैमिली को हमने अगर खत्म कर दिया तो कोई हमसे पैसे मांगेगा ही नहीं, सबको ये लगेगा कि डे फैमिली ने इस दुनिया को छोड़ दिया है। प्लान ये बनाया जाता है कि सबसे पहले जो घर की जो औरतें हैं उन्हें निपटाया जाएगा। अब घर की औरतों को निपटाने के लिए जो प्लानिंग और प्लॉटिंग जो तीनों मर्द कर रहे थे, जिसमें से एक बच्चा भी है जो नाबालिग है, वो तीनों मिलकर प्लान बनाते हैं। प्लान के मुताबिक इन्हें खाने में बेहोशी की दवा देनी थी। बेहोशी की दवा देने के बाद इन्हें आराम से फांसी के फंदे पे या गला दबाकर इन्हें इनकी जो सांसें थी वो रोक देनी थी। लेकिन कहानी में ट्विस्ट ऐसे आता है, जो घर की जो सबसे छोटी बच्ची थी, जो बेटी थी, उसे शक होता है कि चाचा और पापा और जो भाई है वो कुछ षड्यंत्र या प्लानिंग कर रहे हैं और जानबूझकर खाने में कुछ ऐसी चीज़ मिलाने वाले हैं जिससे हम पूरे परिवार को खतरा हो सकता है। जानबूझकर उस रोज़ जब खाने के दलिये में, बेटी के खाने में जब इन्होंने जानबूझकर एक दवाई मिलाई
जिससे वो बेहोश हो जाए। बेटी को इसकी भनक लग चुकी थी। बेटी खाना नहीं चाहती थी, लेकिन बावजूद इसके परिवार वाले, जो पापा थे, जो चाचा थे, जो भाई था, अपनी बहन को, अपनी बेटी को, अपनी भतीजी को इतना मारते हैं, इतना मारते हैं और कहते हैं कि तुम्हें खाना पड़ेगा। दलिए में अगर हमने कुछ भी मिलाया तो पूरा परिवार खा रहा है, तुम्हें खाने में क्या हर्ज है। लेकिन खाने में जो दवाई मिलाई गई थी वो सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए मिलाई गई थी। इसके बाद डरी सहमी मार पिटाई के बाद एक बच्ची की हालत क्या होती है, बच्ची खाना खा लेती है। उसके शरीर पर चोट है, उसके होठों पर चोट है, उस तमाम शरीर पर अलग अलग जख्म है। क्यों? क्योंकि उन्होंने पिता की बात नहीं मानी। अलग अलग महिलाओं के साथ भी उन्होंने सारे काम किए। इसके बाद प्लान ये बना कि महिलाओं के हम कलाई की नस काट देते, इसके बाद इनकी जान चली जाएगी, और क्योंकि पहले से बेहोश हैं, किसी को चिल्लाने की और दर्द की आवाज़ बाहर नहीं जाएगी। ये सारी चीज़ें हो गई। जब तीनों महिलाओं को अलग अलग फ्लोर पे ही मारकर अलग अलग कमरों में छुपाकर आ चुके थे, अब फैसला था कि जो तीनों मर्द हैं घर के, वो भी कुछ इस तरीके से अपनी जान दे दें ताकि किसी को भनक ना लगे। लेकिन कहते ना कि जब इन्होंने सोचा कि हमें खुद की जान देनी है, दूसरों की जान लेना इन्हें बहुत आसान लगा। जब खुद की बारी आई तो इनकी हालत खराब हो गई। इन्हें लगा कि हम अपनी जान कैसे ले सकते हैं, और इसलिए ये डर के मारे घर का दरवाजा लॉक कर कर रात के 1 बजे भाग जाते हैं। याद रखिए, इन्होंने फैसला किया था कि पूरे परिवार को हम खत्म कर देंगे, पूरे परिवार को हम इस तरीके से दिखाएंगे कि कोई हमसे अब कर्ज नहीं मांग सकता है। जब तीनों घर वालों की जान लेने के बाद, अपनी अपनी बीवियों की जान लेने के बाद इनकी हालत खराब होगी कि हम अपनी जान कैसे लेंगे, तब ये भागते हैं। और भागते हुए जो इनकी गाड़ी थी, ये जानबूझकर या कहें कि किसी और मंशा से ही सही, अपना एक्सीडेंट करवाने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ तो इनका ये मकसद था कि एक्सीडेंट अगर हम दिखा देंगे तो हम ये कह देंगे कि हमें घर वालों का नहीं पता, घर वालों ने क्यों अपनी जान दे दी, हम तो गाड़ी से घूमने निकले थे। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब जोरदार एक्सीडेंट होने के बाद ये जो तीनों मर्द थे घर के, ये तीनों गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। जो भतीजा था वो कोमा से बाहर आ जाता है, होश में आ जाता है। भतीजा वही बेटा जिसने अपनी बहन को खाने में एक तरीके से दवाई मिलाकर दिया था कि वो बेहोश हो जाए, वो मर जाए। इसके बाद जैसे ही भतीजा होश में आता है, देखता है कि कोलकाता पुलिस सादी वर्दी में आसपास खड़ी है, अस्पताल में वो लेटा है और उसकी जान अब तक गई नहीं है, उसकी हालत खराब हो जाती है। पुलिस वाले पूछते हैं कि बेटा जाग गए आप, बताइए उस रोज़ क्या क्या हुआ था। अब नाबालिग लड़का सोचता है कि शायद उसका भांडा फूट चुका है और पुलिस को सारी चीज़ें पता लग चुकी हैं। तब जाकर वो तोते की तरह अपना मुंह खोलता और कहता है कि हाँ, जो चाचा थे, चाचा ने पूरी प्लानिंग बनाई है और पूरे परिवार को ख़त्म करने की जो उनकी प्लानिंग और प्लॉटिंग थी, ये सब उन्हीं का प्लान था। चाचा ने ही गला घोट कर चाची और जो मेरी मम्मी है, मेरी बहन को, सबको मारा है और ये दिखाने की कोशिश की है कि इन सब ने अपनी जान खुद ले ली है। ये सरासर गलत है। चाचा ही असली कातिल है और उन सब पूरे मामले में मैंने भी पापा के साथ उनका, चाचा का साथ दिया है। इसके बाद जो कोलकाता की जो सबसे बड़ी मिस्ट्री थी, लोग ये कह रहे थे कि काला जादू है, काला जादू करके परिवार को षड्यंत्र रच रहा है, कोई ऐसा तंत्र मंत्र कर रहा था, इस वजह से जान चली गई। लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो भतीजे ने आगे ये भी बताया कि पापा और चाचा पे बहुत ज़्यादा कर्ज हो चुका था, इस कर्ज को हम नहीं चुका पा रहे थे और इसलिए हमने सोचा कि कर्जदारों से मुक्ति पानी है तो परिवार को ही खत्म कर देते हैं, ताकि कोई हम पर ना उंगली उठा सके, ना कोई हमसे पैसे मांग सके। और इसलिए हमने पूरे परिवार को खत्म करने की प्लानिंग बनाई। खुद दूसरों की जान लेना आसान था, अपनी जान लेना मुश्किल था, इसलिए हम मौकाए वारदात से भाग गए। भागते हुए हमारी कार का एक्सीडेंट होता है। तब जाकर पूरी दुनिया को एक कहानी समझ में आती है। एक परिवार, एक हंसता खेलता परिवार, जिसे अपनी शान और शौकत दिखाने का शौक था, समाज में ये दिखाना था कि हमारे अंदर की जो बुनियाद है फटी हुई नहीं है। हम भले ही कोट पैंट पहनते हैं, हम बहुत पैसा खर्च करते हैं, लेकिन जो अंदर से वो कितने खोखला था परिवार कि उसके पास पैसे नहीं थे। बावजूद इसके वो समाज को दिखाने के लिए, समाज को साबित करने के लिए कि हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं, हम बहुत रईस हैं। अब बहुत रईस मन से और दिल से कितने गरीब हैं, वो इस परिवार की कहानी से पूरे बंगाल को पता लग चुका है, पूरे देश को पता लग चुका है कि इन्होंने किस तरीके से एक षड्यंत्र रचकर अपने ही घर वालों को मौत के घाट उतार दिया। और जब खुद की जान देने की बारी आई तो इनकी हालत खराब हो गई। फिलहाल के लिए भतीजा बहुत कुछ आगे बताने वाला है। हम कोशिश करेंगे कि कल तक आपको बहुत सारे अपडेट्स भी देते रहें और बताएं कि इस कहानी में नए नए अपडेट्स क्या हैं, क्योंकि भतीजे के साथ और क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, क्योंकि अब जो लेनदार वाले हैं वो अब तो इनसे पैसे मांगेंगे ही।
तो आगे अब क्या होने वाला है, क्या पुलिस इनसे और भी चीज़ें निकालेगी, क्योंकि जो भतीजे का रोल इसमें किस तरीके से था, क्या भतीजे ने अपनी माँ का भी जान लिया, क्या भतीजे ने अपनी चाची का भी जान लिया, भतीजे का जो रोल था इस पूरे केस में सबसे अहम मान रही है पुलिस। और क्या है वो रोल, क्योंकि पुलिस ने अब तक बहुत सारी चीज़ें नहीं बताई हैं, जैसे जैसे मामला खुलेगा हम आप तक ये ज़रूर पहुँचाते रहेंगे और बताते रहेंगे कि किस तरीके से एक परिवार अपनी शान और शौकत के लिए अपने पूरे परिवार को ख़त्म करने से भी हिचकिचाता नहीं है। फिलहाल के लिए देखते रहिए क्राइम तक।